दोस्तों जरा आप खुद ही सोच के देखिए कि जिस पुलिस प्रशासन को देश की आम लोगों की सुरक्षा देने के लिए बनाई जाती है, अगर वो खुद की सुरक्षा नहीं कर पाती है तो भला देश की आम जनता अपनी मदद के लिए किसके पास जाएगी। आज की जो सच्ची घटना है, इसके भीतर एक दरोगा की हत्या कर दी जाती है, लेकिन पुलिस जब इस घटना की जांच पड़ताल करती है तो इसके भीतर से ऐसी ऐसी सच्चाई खुल करके सामने आती है जिसको सुनने के बाद हर किसी का सर शर्म के मारे झुक जाता है। सच में दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये कहीं ना कहीं आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना होता है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर शहर की। शाहजहांपुर शहर की एक मोहल्ला लगता है जलाल नगर, और इसी जलाल नगर मोहल्ले का रहने वाला होता है सरफुद्दीन मियाँ। अब बात मैं आपसे कर रहा हूँ 24 जून के सुबह के करीब 9 और 10 बजे के आसपास की। दरअसल सरफुद्दीन मियाँ जो जलाल नगर के एक नाले के किनारे से होते हुए बस अड्डे पे बस लेने जा रहा था, तो देखता है कि नाले के भीतर मोटरसाइकिल के साथ एक व्यक्ति लेटा पड़ा है। सरफुद्दीन मियाँ जब उसके पास जाकर के उस व्यक्ति को देखता है तो देखने के बाद एकदम से वो घबरा जाता है। दरअसल वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जलाल नगर मोहल्ले का ही रहने वाला दारोगा मेहरबान अली होता है। मेहरबान के परिवार में उसकी पत्नी जहीदा के अलावा 5 बेटियां होती है और एक बेटा होता है। बड़ी बेटी होता है हसाबा, दूसरी बेटी होता है सना, तीसरी होती है जीना और चौथी बेटी होती है आलिया, पांचवा होता है ईरा और सबसे छोटा बेटा होता है मोसिम। दरअसल सरफुद्दीन मियाँ 1.5 साल पहले ही अपनी बड़ी बेटी सबा की शादी अनीस से कर चुका है। अनीस अपनी पत्नी के साथ अपने सास ससुर के साथ ही रहता है। अनीस जो अपना खुद का एक बिजनेस कर रखा है। सरफुद्दीन मियाँ जैसे इस तरह की नज़ारा अपने आंखों से देखता है, वहां से भागते दौड़ते मेहरबान अली के घर पे पहुंचता है, जहां पर बाहर उसका दामाद अनीस उसे मिल जाता है। जैसे ही अनीस को देखता है सरफुद्दीन मियाँ मेहरबान अली के बारे में सब कुछ अनीस को बता देता है। उसके बाद से अनीस घर के भीतर जाता है और अपने सास के साथ साथ पत्नी को भी इस तरह की खबर दे देता है। इधर जहीदा को जब ये बात पता चलता है, अपने सारे बच्चों को लेकर के जब उस नाले के किनारे पहुंचती है और जब अपने पति को हिलाने डुलाने की उस नाले के अंदर कोशिश करती है, तो पता चलता है कि मेहरबान अली की मौत हो चुकी है। देखते ही देखते वहां पर काफी सारे लोग तुरंत ही जमा हो जाते हैं और तभी इस बात की खबर नजदीकी पुलिस को दे देते हैं। जैसे ही नजदीकी पुलिस को इस तरह की खबर मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ उस घटनास्थल पे पहुंच जाती है। सबसे पहले मेहरबान अली की लाश को नाले से निकालती है और चेक करती है, तो पता चलता है उसके सर पे गहरा घाव होता है। जो खून वहां गिरा था दरअसल वो सूख चुका था, जिसको देख करके पुलिस इस बात की अंदाजा लगाती है कि शायद मेहरबान अली किसी गाड़ी से टकरा गया होगा या फिर खुद ही नशे की हालत में नाले के अंदर जाके गिर गया होगा। पुलिस सबसे पहले उस लाश को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज देती है, और जब 2 दिन का समय बीतने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आता है तो उस रिपोर्ट के अंदर बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर बताया जाता है कि मेहरबान अली की एक्सीडेंट की वजह से मौत नहीं हुई है, बल्कि उसकी गला दबा करके हत्या कर दी गई है। जब इस तरह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, पुलिस अपने टीम के साथ फिर से मेहरबान अली के घर पे जाती है और उसकी पत्नी जहीदा बेगम से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी के ऊपर कोई शक है कि तुम्हारी पत्नी की हत्या कौन कर सकता है, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा है। इस पर जहीदा बताती है कि नहीं साहब, मुझे किसी पे कोई शक नहीं है। पुलिस फिर से जहीदा बेगम से पूछताछ करती है कि आखिरकार मेहरबान अली उस नाले तक पहुंचा कैसे। इसके ऊपर पुलिस वालों को जहीदा बताती है कि साहब 23 जून को करीब 11 बजे के आसपास मेरे पति मेहरबान अपने बाइक से ड्यूटी गए थे, लेकिन रात 8 बजे तक वो घर वापस नहीं आए। मैं खुद ही कंट्रोल रूम के अंदर कॉल की थी और मैं अपने पति के बारे में पूछताछ की थी, तो पता चला कि मेरे पति ड्यूटी पर गए ही नहीं थे। मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे पति अपने किसी दोस्त के यहाँ पार्टी वार्टी करने के लिए पहुंच गए होंगे, सुबह तक वो घर लौट जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी मेरे पति कई बार घर के बाहर पूरी रात बिता चुके हैं। सुबह तक जब मेरे पति घर वापस नहीं लौटे, मैं अपने दामाद को उनके ऑफिस भेजने ही वाली थी, तभी हमें इस तरह की खबर मिल गया। जहीदा बेगम जब सारी बात पुलिस वालों को बताती है, उसके बाद से पुलिस भी सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार मेहरबान अली की हत्या किसने किया होगा और क्यों किया होगा। तभी पुलिस के दिमाग में पिछले 2 महीने की एक बात नजर आ जाती है। दरअसल मेहरबान अली की जो दूसरी बेटी सना होती है, वो करीब 2 महीने पहले ही उसकी हत्या कर दी गई थी। सना जो कि कॉलेज के अंदर अपनी पढ़ाई कर ही रही थी, लेकिन अपनी छोटी बहन जीनत के साथ इलाके के कोचिंग के भीतर भी पढ़ने जाया करती थी। दरअसल सना और जीना जो पुलिस के भीतर भर्ती होने की तैयारी कर रहे थे, यानी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, अपने ही गांव के में जो कोचिंग होती है उसी के अंदर तैयारी कर रहे थे।
सना अपने बहन जीनत के साथ 7 अप्रैल के जब कोचिंग पढ़ने जाती है, जब वहाँ से छुट्टी होती है, जैसे ही वहाँ से करीब 200 मीटर तक आगे जाती है, तभी उनके पास असद अली पहुँच जाता है। दरअसल ये अरशद अली भी उनके साथ ही कोचिंग क्लास के अंदर पढ़ाई किया करता था। अरशद और सना के बीच में काफ़ी गहरी दोस्ती ही नहीं थी, बल्कि दोनों एक दूसरे को प्यार भी करते थे। दोनों जब एक दूसरे को बातचीत करने लगते हैं, जीना तो वहाँ से थोड़ी देर के लिए हट जाती है, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर का समय बीतता है, अरशद अपने पास से एक तमंचा निकालता है और सना के ऊपर गोली चला देता है, जिसकी वजह से सना की उसी घटनास्थल पे मौत हो जाती है। उसके बाद से अरशद अली अपने दोस्त सलमान के साथ बाइक से भाग जाता है, लेकिन सना की जब हत्या हो जाती है उसके बाद से उसकी बहन जिन्नत काफ़ी चीख चीख करके रोने लगती है और उसकी चीख पुकार सुन करके कोचिंग के तमाम सारे बच्चे भी वहीं पे इकट्ठा हो जाते हैं। हालांकि सना को लेकर के हॉस्पिटल तो जाते हैं, लेकिन पुलिस जब सना को चेक करती है तो पता चलता है सना की रास्ते में ही मौत हो चुकी है। सॉरी, डॉक्टर जब चेक करती है, जब सना की बहन जिन्नत से पुलिस इसके बारे में जब पूछताछ करती है तो जिन्नत अरशद के बारे में बता देती है। दरअसल अरशद जो मूल रूप से प्रतापगढ़ के कठार गांव का रहने वाला होता है। अरशद के पिता का नाम होता है जहीरुद्दीन सिद्दीकी, जो खुद ही पुलिस के अंदर होते हैं। अरशद के एक चाचा जो कांस्टेबल होते हैं, जिनकी पोस्टिंग शाहजहांपुर के अंदर है, और अरशद अपने चाचा के साथ ही रह करके अपनी पूरी पढ़ाई कर रहा था। लेकिन जीनत जब अरशद का नाम लेती है, उसके बाद पुलिस अब अरशद के घर पे जाती है और वहाँ से अरशद को गिरफ्तार करके थाने में लेकर के आ जाती है। लेकिन जब थाने लेकर के अरशद को आती है और अरशद से सना की हत्या के बारे में पूछताछ करती है, तो अरशद भी अपनी सच्चाई को कबूल कर लेता है और पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, सना को मैं मारना नहीं चाह रहा था। दरअसल मेरी सना के साथ में दोस्ती तो थी, लेकिन मैं उसकी छोटी बहन जिन्नत से प्यार करता था। जब मैं जिन्नत से बातचीत करता था, सना को ये बात अच्छा नहीं लगता था और एक दिन इस बात की जानकारी अपने परिवार वालों को दे दी, जिसकी वजह से जिन्नत के परिवार वाले भी उसको काफ़ी डांट फटकार लगाए। दरअसल सना ये चाहती थी कि मैं उससे शादी करूं। दरअसल सना एक दिन कह रही थी कि किसी भी तरीके से तुम मेरे अब्बू को हमेशा के लिए इस दुनिया को हटा दो। अगर मेरे अब्बू की मौत हो गई तो फिर उनकी जगह अनुकंपा के तहत मुझे नौकरी मिल जाएगी और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन जब मैंने उसके ऑफर को ठुकरा दिया, उनसे झगड़े तकरार यानी आए दिन झगड़े करने लगी और मुझे धमकी देने लगी कि मुझे रहते हुए किसी भी कीमत पे तुम मेरी छोटी बहन जिन्नत से तुम शादी नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैंने उसको हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दिया। अरशद जब ये सारी कहानी पुलिस वालों को बताता है, उसके बाद से पुलिस अरशद के कहने पर उसके दोस्त सलमान को भी अपने साथ गिरफ्तार करके लाती है। अगले दिन दोनों को जिला अदालत में पेश कर देती है, जहाँ से दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, जब पुलिस की पूरे घटनाक्रम याद आती है, न जाने क्यों पुलिस को ऐसा लगता है कि कहीं मेहरबान अली की हत्या उसके घर के कोई सदस्य ने तो ही नहीं करवा दिया है। इसीलिए पुलिस अब फिर से अपने टीम के साथ जहीदा बेगम के घर जाती है और जहीदा के साथ साथ उसके तमाम बच्चियों से अलग अलग बैठा करके सवाल पूछती है। पुलिस जब घर के तमाम सदस्यों को अलग अलग बैठा करके सवाल जवाब करना शुरू करती है, तो अब सबके जवाब में काफ़ी हद तक फर्क दिखाई देने लगता है। जहीदा दरअसल पुलिस वालों को बताती है कि 23 जून को जब हमारे पति 11 बजे के आसपास ड्यूटी गए थे, रात के समय घर वापस नहीं आए। पुलिस कंट्रोल रूम में जाकर के पता करती है तो पता चलता है कि कंट्रोल रूम के अंदर जहीदा फोन भी नहीं की थी, जिससे इसे साफ पता चल जाता है कि जहीदा अब पुलिस वाले को झूठ बोल रही है। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस के हाथ अभी कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला था। पुलिस जब घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि घर के सामने ही रोड के उस पार एक घर के दीवार पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जिसका रूप जहीदा के घर के तरफ होता है। पुलिस जाकर के उस सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है तो पता चलता है, पुलिस जब इस सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के दौरान पुलिस को पता चलता है कि इसके मामला है क्या। दरअसल 23 जून के सुबह के 9 बजे के आसपास मेहरबान अली ड्यूटी से अपने घर जाते हुए दिखाई देता है। जब 1 से 1.5 घंटे का समय बीत जाता है, करीब 10:30 बजे के आसपास मेहरबान अली के घर में 2 और लोग भी जाते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद से घर का कोई भी सदस्य बाहर ही नहीं निकल पाता है। पुलिस जब रात की सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है तो पता चलता है कि रात के समय करीब 10 बजे के आसपास जहीदा के साथ साथ उसकी जितनी भी बेटियां थी बारी बारी अपने घर से बाहर निकलती है, रोड के दोनों तरफ देखती है और वापस अपने घर चली जाती है। फिर करीब 10:40 के आसपास में जो दोनों व्यक्ति उसके घर के अंदर एंट्री किए थे वो घर से बाहर निकलते हैं और उनके साथ ही मेहरबान अली भी साथ होता है। लेकिन मेहरबान अली को देख करके साफ ऐसा लग रहा था कि उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। वो दोनों व्यक्ति जब मेहरबान अली को अपने साथ लेकर के घर से बाहर निकलते हैं तो मेहरबान अली की बाइक पे उसको बीच में बिठा लेते हैं और वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं।
उसके बाद से जहीदा अपने तमाम बच्चों को लेकर के घर के भीतर ही एंटर कर जाती है। लेकिन पुलिस को जब इस तरह का सीसीटीवी फुटेज मिल जाता है, पुलिस अब फिर से जहीदा बेगम के घर जाती है और उस दोनों व्यक्ति के बारे में जहीदा बेगम से पूछताछ करती है। लेकिन इसके बारे में जहीदा पुलिस के तमाम सारे सवाल का कोई भी जवाब नहीं देती है। इसीलिए पुलिस जो सीसीटीवी फुटेज होता है वो जहीदा के सामने रख करके उससे पूछताछ करती है। जहीदा जब उस सीसीटीवी फुटेज को देखती है, अब उसके सामने कोई रास्ता नहीं बचता है और आखिरकार मजबूर होकर के जहीदा अपनी पूरी सच्चाई को पुलिस के सामने कबूल करती है और पुलिस वालों को बताती है कि हाँ साहब, मेरे पति का हत्या कोई और नहीं बल्कि मैं खुद ही करवाई हूँ। जहीदा जब पूरी कहानी हत्या के पीछे की बताती है तो सच में इसको सुनने के बाद कुछ देर तक पुलिस भी एकदम जहीदा की तरफ एक टक दिखने ही लगती है। दरअसल जहीदा के अपनी बहनोई फारूक के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था। फारूक जो कि मुजफ्फरनगर का रहने वाला होता है, फारूक के साथ में जब प्रेम प्रसंग जहीदा का शुरू होता है, इस बात की जानकारी उसके पति मेहरबान अली को पता चल जाता है। दरअसल मेहरबान अली जो अपने पत्नी जहीदा को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जहीदा जब अपनी पति की बात नहीं मानती है, उसके बाद से मेहरबान अली अपनी पत्नी की काफ़ी बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। जब उसकी बच्चियां बचाने के लिए जाती है तो मेहरबान अली अपनी बच्चियों को भी काफ़ी जोर से पिटाई कर देती है। दरअसल मेहरबान अली जो काफ़ी अजीब व्यक्ति था, उसकी बच्चियां जो कपड़े पहन करके जो बाहर निकलती थी, मेहरबान अली को बिल्कुल भी ये चीज़ अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए मेहरबान अली अपनी बच्चियों को भी हमेशा रोक टोक करते रहता था, जिसकी वजह से मेहरबान अली के सारी बच्चियां भी मेहरबान अली से खफा रहती है। मेहरबान अली जब अपनी पत्नी जहीदा के ऊपर जब दबाव डालना शुरू करती है, तभी जहीदा के दिमाग में एक आइडिया जन्म लेता है। दरअसल जहीदा सोचते हैं कि क्यों ना हम अपने पति को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से ही हटवा देते हूँ और फिर मेरे पति के जगह पे अनुकंपा के तहत मेरी दूसरी बेटी सना को नौकरी मिल जाएगी। उसके बाद से मैं अपनी बच्चियों के साथ बहुत बेहतर तरीके से जीवन व्यतीत करूंगी और मैं अपने आशिक फारूक से भी मुलाकात कर लूँगी। जैसे इस तरह की बातें उसके दिमाग में, जहीदा के दिमाग में क्रिएट होता है, एक दिन अपने आशिक फारूक से जब मिलने जाती है तो वहीं पे दो लोगों से मुलाकात करती है, जिनमें से एक का नाम होता है तहसीम और दूसरे का नाम होता है कासिम। दरअसल ये दोनों, तहसीम और कासिम, दोनों सुपारी किलर होता है। इन दोनों से जब अपने पति को हटाने की जब बात कहती है इस दुनिया से, तो ये दोनों भी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इसके बदले में कुछ रुपये की डिमांड करते हैं। जहीदा इतने रुपये देने के लिए भी उसको तैयार हो जाती है और 50,000 रुपये उसको एडवांस में भी दे देती है, जितनी रकम तय होती है उस समय। करीब 6 महीने का समय लेती है और दोनों से वादा करती है कि जब तक मैं 3 और तारीख नहीं बता दे तब तक आप अपने काम को अंजाम नहीं देंगे। उसके बाद से जहीदा एक सही मौके की तलाश करने लगती है, लेकिन 7 अप्रैल को इधर अरशद जब सना की हत्या कर देता है, इससे मेहरबान अली इस प्रकार से गुस्से में अपनी बच्ची से गुस्से में आ जाता है कि अपने पूरे परिवार के ऊपर पाबंदी लगा देता है, जिसकी वजह से अब जहीदा चाह करके भी अपने प्रेमी फारूक से मुलाकात ही नहीं कर पाती है। इसीलिए अब जहीदा दोनों से फिर से कांटेक्ट करती है और कहती है कि मेरे पति को अब तुरंत ही इस दुनिया से हटाना होगा और तुरंत ही एक तारीख तय कर लेती है। 23 जून की तारीख होती है। दरअसल 23 जून की सुबह के करीब 9, सवा 9 बजे के आसपास मेहरबान अली जब नाइट की ड्यूटी करके अपने घर पे वापस आता है, करीब 1.5 घंटे बाद जहीदा तहसीम और कासिम दोनों को अपने घर पे बुला लेती है। उस समय मेहरबान अली जो अपने कमरे के अंदर गहरी नींद में सो रहा था और जहीदा का दामाद अनीस घर के अंदर ही मौजूद नहीं था, बल्कि ये घर से बाहर था। जब ये दोनों घर के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि मेहरबान अली गहरी नींद में सो रहा है और सोते समय ही उसका गला दबाने लगते हैं। लेकिन तभी मेहरबान अली की नींद खुल जाती है और अपना विरोध करने, क्योंकि वो दरोगा होता है, विरोध करने लगता है। तभी पकड़ करके उसके सर को काफ़ी जोर से दीवार में टकरा देते हैं और फिर उसकी गला दबा करके हत्या कर देता है और डेड बॉडी को अपने घर के भीतर करीब करीब 11 घंटों तक घर के भीतर ही रखते हैं। रात के करीब 10 बजे के आसपास का समय होता है, तो उस समय उस जहीदा की बच्ची अब बारी बारी से अपने घर के बाहर निकलती है और रोड पर आकर के देखती है कि कोई रोड पे तो मौजूद नहीं है। जब सड़क की पूरी रैकी कर लेती है तो रात के करीब 10 बजे के 40 मिनट के आसपास तहसीन और कासिम जो होता है वो मेहरबान अली की लाश को लेकर के बाहर निकलते हैं और उसी के बाइक के ऊपर बीच में बिठा करके मोहल्ले से बाहर जाते हैं और बाइक के साथ साथ उसकी डेड बॉडी को भी नाले के अंदर धकेल देते हैं और वहाँ से वापस दोनों घर चले जाते हैं। सच में जब जहीदा पूरी कहानी अपने जुबानी पुलिस वालों को बताती है तो उसके बाद से पुलिस जहीदा के कहने पे उसके तमाम बच्चों को गिरफ्तार तो करती ही करती है, साथ ही साथ दोनों बदमाशों को भी गिरफ्तार करके लाती है। पुलिस जब इन सारे आरोपियों को जब गिरफ्तार कर लेती है, अगले दिन जिला अदालत में पेश कर देती है, जहाँ से इन सबको जेल भेज दिया जाता है।
दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, नहीं आपका दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। अब जहाँ भी रहे सुरक्षित रहो, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।